हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समय तिवारी और आज हम लोग फिजिक्स एनसीईआरटी का जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वॉल्यूम 1 का ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले आपने 2 चैप्टर पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड। जिन चैप्टर्स में आपने चार्ज से रिलेटेड बातें की होगी तो आपको चार्ज की बेसिक डेफिनेशन आई थिंक अच्छे तरीके से पता होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग चार्ज से रिलेटेड ही कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की डेफिनेशन पर आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी आप ध्यान से देखिए, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है करंट और एक है आपका क्या, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो करना, है ना। यदि कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है तो उस फ्लो से रिलेटेड टर्म्स जो हम यूज़ में लेंगे उसे क्या लेंगे, करंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में एक वर्ड छिपा हुआ है इलेक्ट्रिक, या ऐसे कह सकते हैं चार्ज। अगर आपका चार्ज फ्लो कर रहा है ना, अगर आपका चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस कंबाइंड सिस्टम को, उस कंबाइंड अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। चार्ज के फ्लो करने को ही, या चार्ज के फ्लो करने से जो इफेक्ट जनरेट होता है उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ये बेसिक डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है, या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम क्या करेंगे, चार्ज को फ्लो करवाएंगे जिससे एक इफेक्ट जनरेट होगा करंट, उस करंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें आपने ध्यान से देखा हो तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि वहाँ पर जो चार्ज था वो रेस्ट में था। अब हम लोग चार्ज को मूव करवाने लगेंगे, चार्ज को फ्लो करवाने लगेंगे, और उस चार्ज के फ्लो होने से एक इफेक्ट जनरेट होगा जिसे हमने नाम दिया है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो ये बेसिक डेफिनेशन किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले पर आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे इसे। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। अगर मान लीजिए ये आपका कोई कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए है, इस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी पर्टिकुलर टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो कर जाता है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से किसी टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो कर जाता है, तो इस क्यू चार्ज के टी टाइम में फ्लो कर जाने से जो करंट जनरेट होगी, उस करंट की वैल्यू आप फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यूज करके आप निकालेंगे, ठीक है। सो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी हो गई। आप कहें कि करंट का मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो गया, उस चार्ज की वैल्यू को अगर मैं टाइम की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट निकालने के लिए हम क्या करें, चार्ज की यूनिट को टाइम की यूनिट से डिवाइड कर दें। चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, एंड कूलॉम अपॉन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ करंट, जिसे आप एम्पियर के नाम से भी जानते हैं, है ना। सो बेसिकली एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात करें कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप जब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आप कई डायग्राम्स में, कई सर्किट्स में करंट को फ्लो होता हुआ दिखाएंगे इस तरीके से कि एक वायर है, इस वायर में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन की है, तो इस डायरेक्शन को मेंशन करने पर आपको लगेगा कि यार ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, कि कोई वायर है जिसमें इस डायरेक्शन में आई करंट या जो भी इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर 4 एम्पियर वो फ्लो कर रहा है। तो इस एरो को देखने पर हमें लगेगा कि यार हम तो इसके साथ डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। जबकि वास्तविकता में करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करना जरूरी है ना। जबकि करंट जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट इस वायर में आया, और यहाँ से मान लीजिए 4 एम्पियर का करंट इस वायर में आया। मान लीजिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां पर जो करंट जाना चाहिए था इनका सम वो 5 एम्पियर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या पाया कि इस वायर में यहां से 3 एम्पियर का करंट आया, यहां से 4 एम्पियर का करंट आया, तो इन दोनों के समेशन से जो करंट यहां पर निकला वो कितना निकला, 7 एम्पियर का, जैसा कि दो स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ने पर होता है ना। सो बेसिकली जैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज जुड़ती हैं या ऐड होती हैं, वैसे ही ये करंट भी ऐड हो रही है, ठीक है ना। इसलिए जो वेक्टर जो करंट है ये आपकी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये फॉर्मूला है आपके पास और ये इसकी क्या हो गई, आपके पास यूनिट हो गई, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है, इसके इंट्रोडक्शन में इस तरह की बात की हुई है कि करंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसकी यूनिट क्या है। इससे आगे चलकर बात करें अगर अपन, तो इससे आगे इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, है ना। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। उससे पहले एक छोटी सी चीज और देखिए आप कि ये I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया। इसके अलावा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूले से दो चीजें और पूछी जा सकती है। एक आपसे पूछा जा सकता है इंस्टेंटेनियस करंट, और एक आपसे पूछा जा सकता है एवरेज करंट, ठीक है। ये दो चीजें और आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। इंस्टेंटेनियस करंट पूछने के लिए क्या देगा वो आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी देगा, है ना। जैसे Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। अब मुझे बताइए कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या करंट है ना। सो आपको Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t देगा और आपसे किसी टाइम पर करंट पूछेगा, किसी इंस्टेंट पर करंट पूछेगा, यानी कि आपसे कौन सी करंट वो पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो आपसे अगर इंस्टेंटेनियस करंट पूछी गई है तो आप क्या कीजिए, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जो आपको Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। और उसमें जिस भी टाइम पर आपसे करंट पूछी है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, वो टाइम पुट कर दीजिए और आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या मिल जाएगी, करंट मिल जाएगी। बेसिकली आपको क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगी। एक आपसे क्या पूछ सकता है, एवरेज करंट, ठीक। एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला है, अगर आपसे I एवरेज पूछा है, I एवरेज का फॉर्मूला है टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, कि भाई टोटल इतना चार्ज फ्लो करके गया, t इज इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक। वो कैसे निकालेंगे, आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t जो दे रखा है उसमें मान लीजिए आपसे पूछा है कि 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में क्या एवरेज करंट रहा, तो इस Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t में आप एक बार t की वैल्यू 0 डाल लीजिए, एक बार t की वैल्यू 5 डाल लीजिए और डिफरेंस लेंगे तो 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया वो निकल आएगा, और उसे टोटल टाइम यानी कि 5 सेकंड से आप डिवाइड कर दीजिए तो 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में क्या एवरेज करंट रही वो निकल आएगी। सो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एक फॉर्मूला तो आपके पास है ही, उसके अलावा आपसे वो इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट भी पूछ सकता है, जिन दोनों के ये फॉर्मूले। इंस्टेंटेनियस पूछे तो डिफरेंशिएट मार दीजिए और एवरेज पूछे तो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी का रेशियो ले लीजिए, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला जो है, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो एक और करंट का फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा Q इज इक्वल टू एन ई, कि अगर मान लीजिए आपको Q डायरेक्टली नहीं दिया है और आपको बोला है कि किसी क्रॉस सेक्शन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने सेकंड में, t सेकंड में फ्लो कर गए, तो बताइए करंट की वैल्यू कितनी है। तो पहले आप Q की वैल्यू निकालेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई करके। n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप Q की वैल्यू निकालिए और Q को फिर टाइम से डिवाइड कीजिए तो करंट की वैल्यू निकलेगी। सो बेसिकली एक और फॉर्मूला हम करंट का बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, क्योंकि Q जो है वो आपका एन ई के बराबर है, N है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और कितने टाइम में ऐसा हुआ वो टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये बेसिक करंट के फॉर्मूले, जिन फॉर्मूला से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और करंट की डेफिनेशन और यूनिट हमने देखी, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं एनसीईआरटी के। अगला टॉपिक जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, के कंडक्टर्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर कैसे करंट फ्लो होता है। बेसिकली करंट के फ्लो होने का क्या रीजन है, चार्ज का फ्लो होना। अगर चार्ज फ्लो हो गया तो करंट फ्लो हो जाएगा, है ना।
कंडक्टर्स के अंदर कौन प्रेजेंट है चार्ज की फॉर्म में, जिनके फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है। कंडक्टर के अंदर कई सारे एटम्स हैं, जिन एटम्स में आपको पता है न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है जो आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के अंदर फ्री है मूव करने के लिए। और जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स या वो चार्ज पार्टिकल्स पर एक फोर्स लग जाता है F = QE, जो हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं। और इस फोर्स के लगने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो मूव करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उनके फ्लो करने से क्या डेवलप हो जाती है, करंट डेवलप हो जाती है। तो अगर एक नॉर्मल कंडक्टर में लूं, जिस कंडक्टर के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई हुई है, तब क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। सपोज कीजिए कोई वायर है जिसे मैंने प्लग से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके साथ क्या हो रहा है जिससे वो फ्लो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अगर एक ऐसा कंडक्टर मैंने लिया जिसके अंदर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई हुई है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके मोशन को मैं ऑब्जर्व करूं तो इसका मोशन मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, रैंडम पाथ में मूव कर रहा होगा, ये अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और टकरा कर कुछ इसका ऐसा पाथ लेगा और फाइनली मुझे जहां था कुछ टाइम बाद वही मिलेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूं या इसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट लूं या इसकी एवरेज वेलोसिटी लूं तो वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 0। क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम बाद जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूं तो ये मुझे वही मिल रहा है जहां से स्टार्ट हुआ था। यानी कि जो इसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 0। यानी कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहां पर रूम टेम्परेचर पर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उसका किसी टी टाइम में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जा रहा है, 0। कोई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी नहीं आ रही है। इस वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है और आपके पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये ऐसा समझें कि किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट पर अगर एक इलेक्ट्रॉन राइट में मुझे दौड़ता हुआ मिल रहा है तो उसी इंस्टेंट पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी है जो लेफ्ट में दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के लेफ्ट और राइट में दौड़ने की वजह से जो इफेक्टिव करंट आना चाहिए वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड नहीं करवाई है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, तब तक फोर्स जो QE के बराबर है वो इलेक्ट्रॉन पर नहीं आएगा, और जब तक फोर्स QE के बराबर जो है वो नहीं आएगा तब तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट नहीं करेंगे और करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और जैसे ही आपने कंडक्टर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जैसे ही आपने कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा दी तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा QE के बराबर, जिस फोर्स की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हम मानते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने से करंट डेवलप हो रहा है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की जगह पर, इलेक्ट्रॉन तो आपका एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता और वो फ्लो हो रहा होता तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में हम लोग करंट फ्लो होता हुआ मानते हैं कन्वेंशनली, है ना। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव फ्लो होता है उसके अपोजिट में, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो होता है उसके उसी डायरेक्शन में मतलब हम लोग करंट को फ्लो होता हुआ मानते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में तो क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यानी कि वो एक नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लोग किसकी डायरेक्शन ले लेंगे, करंट की डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। ये जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इसके अंदर यही सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे आपको क्या समझाया हुआ है। ओम्स लॉ, आगे जिस टॉपिक की हम एनसीईआरटी में बात करते हैं वो क्या है आपका, ओम्स लॉ। आइए भाई ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैंने किसी कंडक्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा दिया, ये मान लीजिए L लेंथ का कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसके अक्रॉस मैंने कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा दिया, V।
तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टेट में हम उस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू जो है यहां पर E इंटू एल के बराबर होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है उसके बीच में ये रिलेशन होगा V इज इक्वल टू E इंटू एल। यानी कि जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाऊंगा वैसे ही कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करना या मूव करना स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होगा वो कुछ ये होगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप कंडक्टर के अक्रॉस प्रोवाइड करवाएंगे उतने ज्यादा मैग्नीट्यूड की करंट इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। मतलब V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करवाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, करंट डेवलप हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटली ओम ने ये ऑब्जर्व किया और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, V इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है R। अब यहां पर जो R है ये एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि वो कंडक्टर करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देने से कितना ज्यादा रोक रहा है ना। रेजिस्टेंस जो है ये किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो यहां पर कांस्टेंट की फॉर्म में हमने लिखा, और V इज इक्वल टू आई आर, ओम का जो लॉ है उसका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहां पर लिखा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा जिसका मतलब है कि करंट कितना रोका जा रहा है अपने अंदर से फ्लो होने देने से, उसकी भी एक यूनिट है, क्योंकि एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम, जिसे आप कुछ इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ओम। ठीक है, और R जो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है उसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल क्या है, उस कंडक्टर की लेंथ, ए क्या है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो क्या है, उस कंडक्टर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रजिस्टिविटी। क्या है, रजिस्टिविटी, जो भी बेसिकली यही बताती है कि वो कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने देने से या करंट को फ्लो होने देने से कितना रोक रहा है। लेकिन रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का मतलब लगभग सेम ही है, लेकिन रजिस्टिविटी जो होती है केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। कॉपर का चाहे आप 5 मीटर लंबा वायर ले लें, कॉपर का चाहे आप 10 मीटर लंबा वायर ले लें, लेंथ आपने भले ही चेंज की पर मटेरियल आपने चेंज नहीं किया, तो रजिस्टिविटी दोनों की सेम है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो दोनों का अलग होगा, है ना। रेजिस्टेंस आप ध्यान से देखिए मटेरियल पर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है ना। मतलब कॉपर का 5 मीटर लंबा वायर और कॉपर का 10 मीटर लंबा वायर, दोनों का रेजिस्टेंस में डिफरेंस होगा। इवन जो 10 मीटर लंबा वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आगे इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है, और इसी फॉर्मूले को अगर हम लिखें तो R इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, रो एल बाय ए। ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट था वो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। R का ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं, रो एल बाय ए। ठीक है, यहां पर I बाय ए एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो जाती है, I बाय ए, जिसे कहते हैं करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। इसे J सिंबल से डिनोट करते हैं, और करंट पर यूनिट एरिया को एक नई फिजिकल क्वांटिटी के नाम से डिफाइन करते हैं, क्या, करंट डेंसिटी, जिसे J सिंबल से डिनोट किया है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और अभी अभी मैंने आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन बताया था, V इज इक्वल टू ई इंटू एल। वी की जगह पर वो प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा E इंटू एल। आई बाई ए को हमने लिख दिया है J, और बच गया आपके पास रो इंटू एल। ठीक है, एल से एल आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से J इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, E अपॉन रो, और 1 अपॉन रो ये क्या हो गया आपके पास, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी, सिग्मा, है ना। रेजिस्टिविटी का उल्टा हो गया ना, रेजिस्टिविटी का मतलब है कितना रोका जा रहा है, कंडक्टिविटी का मतलब हो जाएगा कितना आसानी से जाने दिया जा रहा है ना। और 1 अपॉन रो को डिफाइन कर दिया अपन ने किस नाम से, कंडक्टिविटी के नाम से। ठीक है, तो यहां पर जो 1 अपॉन रो है उसकी जगह पर मैं क्या प्लेस कर दूंगा, सिग्मा, और एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा ई।
ये एक और फॉर्म है ओम्स लॉ का, एक और मैथमेटिकल फॉर्म ओम्स लॉ का, जो आपको करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन देता है ना। एक हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, इसके अलावा एक और रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, यहां तक एनसीईआरटी का पार्ट हमने देखा। एनसीईआरटी में करंट के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में, कंडक्टर्स इन करंट इन कंडक्टर्स के बारे में क्या क्या बातें थी वो हमने पढ़ी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, जिन क्वेश्चंस को पढ़ने से आप जो अभी तक हमने पढ़ा उसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दो ऑप्शन दिए हैं, कूलम और एम्पियर। आंसर आप मार्क कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है करंट इज अ क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टेड बाय ऑप्शन ए प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू वी आर। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, महो या ओम। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल और डायमेंशन। हाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर मीटर। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। 10th, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। J इज इक्वल टू सिग्मा ई और सिग्मा इज इक्वल टू JE। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हुए जो अभी तक अपन ने पढ़ा उस पार्ट को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।